सो अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू डॉक्टर नितिन्स अकेडमी। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक से जहां हमने इसको छोड़ा था। अगर आपको याद हो, आपने अगर पिछला लेक्चर देखा हो तो उसमें हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने स्टार्ट किए थे राउल्ट्स लॉ के, है ना। उसके अलग अलग टाइप की इक्वेशंस जो हमने राउल्ट्स लॉ की पढ़ी थी उन सब पे अपन ने न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर दिए थे। कल के लेक्चर में या पिछला जो भी लेक्चर था हमारा, उसमें हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे वो थे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस पे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जिनमें सॉल्यूट भी सॉल्वेंट दोनों भी लिक्विड होते हैं। आज हम लोग थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे किस पे, जिन ऐसे सॉल्यूशंस में जिनमें आपका सॉलिड जो होता है वो सॉल्यूट होता है, मतलब जहाँ सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है और जहाँ एक्चुअल में वेपर प्रेशर में लोअरिंग देखने को मिलती है। तो पिछले टर्न थोड़ा लंबा हो गया था, इसलिए आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर हम अपना अगले टॉपिक जो है वो आज कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो भी है हमारा हो, क्वेश्चन है फाइंड द वेपर प्रेशर of a mixture containing 30 gram urea dissolved in 72 gram of water. 32 gram urea dissolved in 72 gram of water. The vapor pressure of pure water is 60 मिलीमीटर Hg। ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है, पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। एक मिक्सचर है जिसका वेपर प्रेशर निकालना है, जिसमें 30 ग्राम यूरिया है जिसको डिसॉल्व किया गया है 72 ग्राम वाटर में। मतलब यूरिया हमारा एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और वाटर एज यूजुअल हमारा एक वोलेटाइल सॉल्वेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है, तो वो उसकी वैल्यू की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी रहती है। चलिए, तो पूरे मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है हमको। अब देखो, जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात हो या ऐसे सॉल्यूशंस की बात हो जहां सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो, तो मैंने बताया था कि ऐसे सॉल्यूशंस के केस में जो टोटल वेपर प्रेशर रहता है, टोटल किसको बोलते हैं, वही जो मिक्सचर का होता है, ये किसके बराबर होता है, याद है, ये पी ए के बराबर होता है। पी ए बोल लो या सीधे सीधे क्या बोल लो, जो भी आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, यही तो होता था। मतलब टोटल जैसा वर्ड हम लोग याद हो तो अगर यूज नहीं करते थे यहाँ पर, क्योंकि टोटल तब बोला जाता है जब वो वेपर प्रेशर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का हो। सॉल्यूट का तो कुछ होगा ही नहीं, तो मिक्सचर बनने के बाद जो भी ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा उसी को हम, उसी के पार्शियल वेपर प्रेशर को ही हम मान लेते हैं टोटल। पार्शियल वर्ड स्टिल यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि भले ही सॉल्यूट का प्रेशर ना हो बट एटलीस्ट वो वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए पी नॉट ए ना लिख के पी ए लेते हैं। तो हमें ये कैलकुलेट करना है यहाँ पर पी ए। अच्छा, दिया क्या है और इक्वेशन में देखो, प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दिया है, यानी पी नॉट ए आपको पहले से दे रखा है। कितना है पी नॉट ए, 60 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो पी ए दे रखा है, पी नॉट ए दे रखा है। साथ ही साथ आप अगर ध्यान से देखो तो सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के मास भी दिए हुए हैं, यानी मोल फ्रैक्शन भी निकल आएगा ए का, है कि नहीं। हर चीज़ इशारा कर रही है एक ही चीज़ की तरफ कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, कौन सा लगेगा, ये वाला, एक्स ए सॉरी एक्स बी, है ना, बी बोलेंगे ना। सॉल्यूट को बी माना था अगर शुरू में याद हो आपको हमने, और सॉल्वेंट को ए माना था, है ना। तो एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सब डेटा हमको यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द डेटा गिवन है, पी ए हमें निकालना है तो वो निकल आएगा। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। सबसे पहले एक्स बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए,
सबसे पहले एक्स बी देखते हैं, एक्स बी की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स बी कैसे आएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब यहाँ पे एक्स बी से हमारा मतलब क्या है, कन्फ्यूजन ना हो तो मैं बता देता हूँ, बी हम सॉल्यूट को मान के आ रहे हैं, तो बी हमारा यूरिया है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यूरिया के ऊपर बोल जाएंगे, नीचे किसके आ जाएंगे, वाटर प्लस यूरिया के। तो पहले काम करते हैं, एन बी निकाल लेते हैं, एन बी यानी कि यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यूरिया का कितना दिया हुआ है, 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास, अब आपको या तो एग्जाम में यूरिया का मोलर मास देंगे, है ना, या फिर इसका फॉर्मूला लिखा होगा। यूरिया का फॉर्मूला अब याद ही कर लो आप, क्या होता है, NH2CO NH2। तो आपको एटॉमिक मास दे दिए जाएंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, हाइड्रोजन सब जानते हैं 1 होता है। सब जोड़ लो आप, ठीक है, सब जोड़ लोगे, 14 14 28 हो गया, 28 12 हो गया, 16 हो गया, सब जोड़ लो आप, ये आएगा 60 ग्राम। निकाल के देख लेना आप, मॉलिक्यूलर मास तो निकालना आता होगा। इस सब को जोड़ के 60 आएगा। अब इसको काट दो, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आया आंसर, 1/2। क्लियर है, ये किसके नंबर ऑफ मोल्स आए गए, बी के। इसको आप डिवाइड कर दो, 0.5 आएगा आंसर। अब ऐसे ही ए के निकाल लो। ए कौन है, वाटर, तो वाटर का गिवन मास कितना है, 72। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, H2O होता है पानी, तो 16, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन का 2, मतलब 18, कितना हुआ, 18 हुआ। बस 72/18 तो सीधे सीधे कट रहा है आपका, है ना, कितना, 4 टाइम्स। 18 4 मल्टीप्लाई करो, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, ठीक है, कितना है, सीधे 4 टाइम्स कट जाएगा, है ना भाई। 18 × 4 कितना होता है, 4 8 जा 32, 3 4 1 जा 4, 5 हो गया 72। तो ये आ गए इसके 4। बस नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके दोनों के, तो वहाँ पर एक्स भी आ जाएगा अब आपका। तो एक्स भी क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5, ए और बी के कितने हो जाएंगे, 4 + 0.5, यानी 0.5 / 4.5। डेसिमल डेसिमल उड़ा दो, एक जगह पे है ना, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 1/9, 1/9। ये आपके क्या आ गए, नंबर ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, एक्स बी का। ठीक है, अब उसको डिवाइड करके मत लिखना आंसर, अल्टीमेटली यहाँ पुट करेंगे तो कटना ही है वैल्यूज़ को, तो क्यों अपना काम बढ़ाओ, उसको डिवाइड कर लो, है ना, इसलिए अभी डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही पुट कर दो। चलिए, P0 ए कितना है, 60, माइनस PA निकालना है, और अपॉन में भी 60, ये दोनों कट जाएंगे सीधे सीधे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 0। तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, 1/3 = 60 माइनस PA अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 20 = 3, और ब्रैकेट में 60 माइनस PA × 3, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 से हो जाएगा, है ना। तो 20 = अब बस इसको खोल लो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, यानी कि 180 माइनस 3PA। अब 3PA इधर ले आओ, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 180 वहीं रहने दो, 20 उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3PA 180 में से 20 घटाए 160, अब 160 डिवाइड बाय 3, ठीक है, 160 को 3 से डिवाइड करके आप देख लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आएगा लगभग 53.33 मिलीमीटर्स ऑफ Hg। तो ये आएगा हमारा टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ये सॉल्यूशन का बोल लो, या यही आपका ए का हो जाएगा, बात एक ही है। तो आप देख सकते हो, पहले वेपर प्रेशर अकेले पानी का कितना था, 60, है ना। अब उसमें यूरिया डालने के बाद देखो क्या हो गया, 53.33 आ गया, यानी कि डिक्रीज हो गया ना वेपर प्रेशर, लोअरिंग हो गई। तो इसी को तो बोलते हैं हम रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं
ठीक है, सेम वही फॉर्मूला तो वही है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको इक्वेशन यूज़ क्या करनी है, कैसे निकालना है, वो आपका बाकी का काम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द मास ऑफ अ कैलकुलेट द एक सेकेंड, कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो बोल लो आप, वो दिया है 40, required to be dissolved in 114 gram octane, required to be dissolved in 114 gram octane to lower its vapor pressure, up to 80%, up to 80%। चलिए ये भी एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। लिख लिया क्वेश्चन? चलिए तो इसको देख लेते हैं ये कैसे होगा। क्या बोला है? कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इस बार आपको सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करना है, मतलब गिवन मास निकालना है, उसका मोलर मास दिया हुआ है, जिसको डिसॉल्व कर रहे हैं 114 ग्राम ऑक्टेन में, मतलब वो आपका सॉल्वेंट का मास दे रखा है, टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80% है। इस बार इन्होंने आपको वेपर प्रेशर दिए ही नहीं है, प्योर भी नहीं दिया है ना, मतलब ऑक्टेन का प्योर वेपर प्रेशर वो भी नहीं दिया आपको है, और उसके बाद क्या होगा बदलाव, कुछ मतलब नहीं दिया है। इतना डेटा आपको लास्ट में गिवन है, इसी से हमको डिकोड करना है कि क्या हमारी पी नॉट ए और पी ए की वैल्यू है। तो देखो पी नॉट ए और पी ए क्या हो सकता है, कॉमन सेंस लगाना है आपको। क्या बोला है, देखो लास्ट की लाइन पढ़ो क्या लिखा है, टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर अप टू 80%, मतलब पहले जो वेपर प्रेशर होगा उससे अब वेपर प्रेशर 80% तक घट चुका है। 80% मतलब आ गया है, ध्यान रखना 80% रिडक्शन नहीं बोला है कि 80% रिड्यूस हो गया है, 80% पे आ गया है। मतलब परसेंट की बात किस में से होती है, आउट ऑफ 100। अगर मान लीजिए मैं ये मान लूँ कि पहले वेपर प्रेशर कितना रहा होगा सॉल्वेंट का, 100 ऑक्टेन का है ये, तो 80% रह गया, अब 80% तक आ गया है ना, लैंग्वेज का ध्यान से देखना है। तो 100 है अगर और 80% पे पहुंच गया तो कितना रह गया, और 100 का 100 का 80% कितना होता है, 80। मतलब सीधी सीधी भाषा में पहले 100 था, इसके बाद डिक्रीज होने के बाद वो कहाँ तक पहुंच गया है, अप टू 80% पे पहुंच गया है। तो अब हमें यहाँ पर निकालना है गिवन मास। तो क्या करेंगे, पी नॉट ए है, पी ए है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी लिखा है, तो सीधे सीधे हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। ये होता है फॉर्मूला राउल्ट्स लॉ का इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो जो जो दिया है डेटा निकालते चलते हैं, ये सब हमें मिला हुआ है पहले से, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पी नॉट ए कितना है 100, पी ए कितना है 80, पी नॉट ए अगेन कितना है 100, तो ये 100 माइनस 80 कितना बचा 20, एक 0 से 0 कटा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1/5। क्या आई है 1/5, किसकी वैल्यू आई है, ये आई है बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू, मतलब बी का मोल फ्रैक्शन आपने निकाल लिया सीधी सीधी भाषा में। अब आते हैं
अब हमको निकालना क्या है, मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो देखो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यही होगा ना फॉर्मूला बी के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो देखो बी का मोल फ्रैक्शन आपको दिया है, कितना दिया है 1/5, मतलब दिया नहीं है, निकाल लिया आपने, कितना निकाल लिया 1/5। अच्छा बी के नंबर ऑफ मोल्स, तो बी के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, बी का गिवन मास अपॉन बी का मोलर मास, ऐसे निकलता है ना किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा बी कौन है, बी है आपका ये सॉल्यूट जो दिया है यहाँ पर। तो इसका बी का आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, अभी लिखना मत, मैं आपको बता रहा हूँ। बी के लिए अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते तो ये फॉर्मूला लगता ना, यही तो लगता। अब मॉलिक्यूलर मास दिया है, चलो ब्रैकेट में दिया है 40, गिवन मास दिया है क्या, नहीं दिया, अभी यही तो निकालना है, यही तो हमको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब हम कुछ भी कर लें एन बी नहीं निकाल सकते यहाँ, तो एन बी में ऐसे का ऐसे ही लिखे छोड़ दे रहा हूँ। नीचे में क्या आ जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो देखो एन ए क्या है, ए कौन है यहाँ पे, ए है आपका सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो अपन निकाल सकते हैं, है ना, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास तो निकाला जा सकता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स निकाले जा सकते हैं। कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, कितना दिया है ऑक्टेन का गिवन मास 114। ऑक्टेन क्या होता है, ऑक्टेन का फॉर्मूला होता है C8, ठीक है, ऑक्टेन होता है हमारा C8, ये अल्केन है एक टाइप का, ठीक है। अल्केन्स का केमिकल फॉर्मूला आप जानते होंगे क्या होता है, बेसिकली अल्केन्स का केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2, है ना। तो ये आपका आएगा C8, ये होता है अल्केन्स का फॉर्मूला। अब आपको एग्जाम में इतना टेंशन नहीं लेना है, वहाँ ये सब नहीं करना पड़ेगा, वहाँ आपको सीधे सीधे ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास दे दिया जाएगा, है ना। Cn क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन 8, तो H 2 × 8 + 2, तो C8H, ठीक है, 2 8 जा 16 + 2 कितना हो गया, ये होता है फॉर्मूला ऑक्टेन का। तो आपको एग्जाम में टेंशन नहीं लेनी है, वहाँ या तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे और नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली मॉलिक्यूलर मास दे देंगे। अब यहाँ से आप निकाल लेना, कार्बन का होता है 12, 12 × 8 कर लेना, उसमें 18 जोड़ लेना, ये आपका 114 ही आएगा। अब देखो वैल्यू ऐसी दी गई हैं कि ईजिली कैंसिल आउट हो सकें, तो इसको हमने काट दिया, कितने आए 1। तो ये आपका Na आ गया है, Na क्या है 1 + Nb। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब तो बस कैलकुलेशंस करनी है और क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, कुछ नहीं है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, 1 + Nb को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + Nb, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5Nb, है ना। Nb Nb एक साथ ले लो, 5Nb, और ये Nb उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, =1। 5Nb में से एक Nb घटा तो 4Nb, और Nb इधर रखे, 4 उधर भेजे तो 1/4। ये क्या आया, ये आए नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें निकालनी है, अपने आप जुड़ जाएंगी सारी चीज़ें। पहले हमने ये पता था P0 है Pa, तो B के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, फिर B के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाया, उसकी वैल्यू पुट करी जो हमने ऊपर में निकाली है, तो इससे हमारा Nb आ गया। अब Nb का फॉर्मूला लगा दो, Nb का फॉर्मूला क्या होता है, Nb होगा गिवन मास किसका, B मतलब सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर मास, यही होगा फॉर्मूला। अब Nb आप निकाल लिए, ऊपर में ही लिखा है 1/4, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास यही तो निकालना है, तो इसको x मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है कितना है 40, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, सीधे सीधे 10, x की वैल्यू आ गई 10 ग्राम। समझ में आ गई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बता दिए हैं यहाँ पर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, तो उस केस में आप इस तरह निकाल सकते हो। ओके, चलिए अगले पे आते हैं। अब एक और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन क्या है, ऑन एडिशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन, बेंजीन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो क्या होगा, वेपर प्रेशर घटेगा। इट्स वेपर प्रेशर लोअर्ड फ्रॉम, इट्स वेपर प्रेशर लोअर्ड फ्रॉम 120 मिलीमीटर Hg, मतलब पहले इतना रहा होगा, अब कितना हो गया, 114 हो गया घट के, टू 114 मिलीमीटर ऑफ Hg। कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, कैलकुलेट द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार 2 मार्क्स में, बिल्कुल 2 मार्क्स में, है ना, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स हैं, 2 मार्क्स में आ जाते हैं। बच्चे ये सब देख करके थोड़ा घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे यार तो कुछ और डेटा दिया ही नहीं इसमें, मास वास कुछ नहीं दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट का, है ना, सॉल्यूट बताया भी नहीं है कौन है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कुछ डेटा ही नहीं है, सिर्फ आपको प्रेशर दे दिए हैं। तो भाई यहाँ और डेटा की ज़रूरत ही नहीं है। क्या निकालना है, लोअरिंग निकालनी है। लोअरिंग कितनी हुई वेपर प्रेशर में, ये कैलकुलेट करना है। याद है मैंने आपको जब फॉर्मूला लिखाया था राउल्ट्स लॉ का इस केस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में, तो मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि इतने को लोअरिंग बोलते हैं और पूरे को रिलेटिव लोअरिंग बोलते हैं। और मैंने बोला भी था कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि लोअरिंग निकालो, बस ये रिलेटिव लोअरिंग निकालो, तो आपको वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो लोअरिंग निकालना है, लोअरिंग मतलब क्या होता है, लोअरिंग आपको याद हो हम बोलते थे सिर्फ पी नॉट ए माइनस पी ए। लोअरिंग मतलब क्या होता है, कितनी गिरावट आई, किसी चीज़ में कितनी गिरावट आई, ये कैसे निकाल पाओगे आप, पहले पता हो कितना था, बाद में पता हो कितना, यही तो होता है लोअरिंग। तो इतने को मैंने बताया था लोअरिंग बोलते हैं। बस दोनों दे रखी है वैल्यू, पी नॉट है कितना है 120, भाई यही तो बोला है लोअर्ड फ्रॉम 120 टू 114, मतलब पहले 120 रहा होगा, अब घट के कितना हो गया 114, तो कितना आया आंसर 6 मिलीमीटर आ गया आंसर। बस एक लाइन का आंसर, मुश्किल से कितना छोटा क्वेश्चन था, एमसीक्यू में आ जाएगा, एमसीक्यू में भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, छोटे मोटे ऐसे ही आ जाते हैं एमसीक्यू में, ऑप्शन दे रखे होंगे 4। क्लियर है, समझ में आ गया, तो बहुत सिंपल था ये। अच्छा अगर आपसे रिलेटिव लोअरिंग पूछ देते तो क्या करते, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है, अपॉन में पी नॉट ए और आ जाता है। रिलेटिव मतलब क्या होता है, किसी से कंपेयर करना, इसके रिलेशन में पता करना कोई चीज़ को, है ना। तो बस उस केस में क्या होगा, क्या आया था पी नॉट ए माइनस पी ए 6, और पी नॉट ए कितना था 120, इसको सॉल्व कर लो तो आपका रिलेटिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कराने का सिर्फ मतलब पर्पज़ यही था मेरा कि कई बार ऐसे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन लगते हैं, होते हैं एक्चुअली में, पर हम उसको छोड़ के आ जाते हैं ये सोच के कि अरे यार डेटा दिया नहीं है, क्या होगा पता नहीं, कितना मुश्किल होगा, पर कितना एक लाइन में आंसर आ जाता है। तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रखिए अपना, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होंगे तो न्यूमेरिकल्स भी आसानी से हो जाएंगे। अगर आपके बेसिक्स कमज़ोर हैं तो फिर आप कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल लगा लो, है ना, आईआईटी के कर लो, कुछ कर लो, आपसे कुछ नहीं बनेगा। तो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, फाउंडेशन अच्छी रखो चैप्टर की, सब अपने आप हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे न्यूमेरिकल्स राउल्ट्स लॉ के ऊपर, जितने भी थे सब करा दिए, ठीक है। मतलब लिक्विड लिक्विड पे भी करा दिया और सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन पे भी करा दिया। बाकी की प्रैक्टिस आप लोग करो अपने घर पे। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब अगले टॉपिक पे अब हम चल रहे हैं। एक थ्योरी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं हम आज। क्या है टॉपिक का नाम, आइडियल सॉल्यूशंस। तो आइडियल सॉल्यूशंस हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। चलिए स्टार्ट करें। तो आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है, वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है।
राउल्ट्स लॉ से ही लिंक्ड है। और इस टॉपिक पर मैंने देखा है पास्ट क्वेश्चन पेपर्स उठा के केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम्स के, तो इस पर लॉन्ग नोट कई बार पूछा गया है। अलग से सिर्फ आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट आर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, गिव सम एग्जांपल्स, तो आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है और इजी है, थ्योरी है, कुछ भी न्यूमेरिकल्स का यहाँ झंझट नहीं है। तो आइडियल से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस आज हम लोग पढ़ेंगे, नॉन आइडियल अलग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है डिस्कस करने के लिए। चलिए हेडिंग लगा लेंगे आइडियल सॉल्यूशंस, अलग से हेडिंग लगा लेंगे अपनी कॉपियों में। देखो सबसे पहले वर्ड्स का मतलब समझते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल का मतलब क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल से इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड हैं। आइडियल, आइडियल किसको बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो आदर्श, आदर्शवादी इंसान, आइडियल है ना। ये वो वाला आइडियल नहीं है जो इंडियन आइडल वाला होता है, आईडीयूएल, ये अलग है। आइडियल मतलब जनरली क्या है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हो, मैंने आपको बोला कि आज आप घर जाइए और घर जाकर के 4 घंटा या 5 घंटा, मैंने आपको बोला 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है आज पूरे दिन में। अगले दिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा उस टॉपिक के ऊपर। अब आप हो आइडियल बच्चे, आदर्शवादी, आप गए घर, आपने देखा टाइम नोट किया इतना बजा है, अब आपने सोचा कि सर ने बोला है 5 घंटे, तो मैं 5 घंटे ही पढ़ाई करूंगा, उससे 1%, 0.1, 1 मिनट या 1 सेकंड में ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अब इसमें क्या हो गया, कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कंडीशंस क्रिएट हो जाए, चाहे कितने डिस्ट्रैक्शंस आ जाएं, आप हो आइडियल, आप उतना ही पढ़ के अगले दिन आओगे। तो यही मतलब होता है इस वर्ड का, मतलब जैसा आप उम्मीद लगाओ किसी से, जैसा आप एक्सपेक्ट करो वो वैसा ही बिहेव करे, दैट इज कॉल्ड द आइडियल। और उसका उल्टा होता है नॉन आइडियल, जो ऐसा बिहेव ना करे। तो आज हम अच्छे वालों के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने आए हैं, अच्छे बच्चों के बारे में, आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। चलिए तो पॉइंट वाइज एक एक करके डिस्कस करेंगे, है ना। प्रॉपर्टीज हैं कुछ कुछ जो हमें डिस्कस करनी है। चलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है, राउल्ट्स लॉ। ये सबसे पहला पॉइंट है जो डिसाइड करता है कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नहीं है। राउल्ट्स लॉ, लॉ क्या होता है, एक नियम, एक कानून, एक नियम बना दिया, अब उस नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, है ना। करोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो नुकसान है आपका, है कि नहीं। तो राउल्ट्स लॉ एक रूल है, एक नियम है, जिसको फॉलो करने वाले सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल होते हैं। तो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस which follows या obeys Raoult's law, Raoult's law at all concentration and temperature। ये भी लाइन जोड़ दी चलो लास्ट में। ऐसे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करें, हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे, चाहे कुछ भी कंडीशंस हो, चाहे कोई भी आपको आकर के टोक दे, चाहे कोई आपसे बोले कि बेटा एक काम करो, घर का काम कर दो, आप क्या बोलोगे, नहीं सर ने बोला है 5 घंटा मतलब 5 घंटा, हम और कोई काम आपका नहीं करेंगे। हालांकि वो इम्पॉसिबल है, रियल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं सकता, बट स्टिल यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि हर चीज़ में ये फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो कैसे पता करेंगे कि आप राउल्ट्स लॉ को वो चीज़ फॉलो कर रहे हो कि नहीं। राउल्ट्स लॉ की याद है 3 इक्वेशंस क्या क्या थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, है ना। ए के लिए था, बी के लिए था, और इसी को जोड़ देते थे तो टोटल पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आपको याद हो 3 फॉर्मूले होते थे राउल्ट्स लॉ के। तो फॉलो करने का मतलब क्या होता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब ये होता है कि तीनों की तीनों इक्वेशंस जिन पर सीधा सीधा वैलिड हो, मतलब सीधी सीधी भाषा में इन सॉल्यूशंस का आप जब भी वेपर प्रेशर निकालोगे, चाहे वो वेपर प्रेशर पीए हो, चाहे वो पीबी हो, चाहे वो पीटी हो, तो फॉर्मूले से ही निकालोगे, यही तरीका है निकालने का। जो भी वेपर प्रेशर आप इन सॉल्यूशन का निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, एग्जैक्टली एक्चुअल वेपर प्रेशर भी उतना ही आएगा।
मतलब जैसे आप मैथ्स में कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई कैलकुलेशन करते हो, तो कई बार कैलकुलेट करने के बाद जैसे आपके पास कैलकुलेटर पड़ा है तो उससे चेक भी तो करते हो कि भाई हमने सही किया कि नहीं। तो जो आपने निकाली वो कैलकुलेटेड है, जो आपका उससे निकलेगा वो एक्चुअल है, दोनों बराबर आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए टेम्परेचर, मान लीजिए मेरे हाथ में ना, आपको एक ग्लास में, एक हाथ में गर्म ग्लास दे दिया मैंने, चाय का ग्लास पकड़ा दिया। अब मैंने बोला बताओ भाई इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है। आपने बोला बहुत गर्म है, अंदाजन सर इसका होगा 50 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें थर्मामीटर डाल के निकालेंगे, थर्मामीटर डाला, पता चला कितना आया 50, मतलब दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो हम उस कंडीशन में बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी लिख देनी है, पी ए इज इक्वल टू आएगा पी ए नॉट एक्स ए के, पी बी इज इक्वल टू आएगा पी नॉट बी एक्स बी के, पी टी इज इक्वल टू आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के। समझ में आई बात? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये आपने यहाँ से पी ए निकाला कैलकुलेट करके, है ना, पी नॉट ए दे दिया था आपको मैंने, एक्स ए दे दिया था, और आपने कैलकुलेट करा और मान लीजिए ये आया 100 आया। अब मैंने क्या किया, कैलकुलेटर था मेरे पास, मैंने उससे एक्चुअल निकाला पी ए, ये मान लीजिए आपका कौन सी वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है। एक्चुअल निकाली मैंने तो वो भी कितनी आई, 100 आई। मतलब ये दोनों क्या हुई, बराबर हुई ना आपस में, यानी कि ये इक्वेशन आपकी फॉलो हो रही है किस पे, इन सॉल्यूशंस पे, है ना, यानी कि सीधे सीधे ये राउल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं। सेम हर चीज में यही चीज आपकी होगी। जैसे मान लीजिए टोटल प्रेशर आपने कैलकुलेट करके निकाला किसी सॉल्यूशन का, वो आया 200, और फिर आपने किसी उससे निकाला इक्विपमेंट से, है ना, जैसे प्रेशर किससे निकालते हैं, प्रेशर किससे निकालते हैं, बैरोमीटर से निकालते हैं। जैसे थर्मामीटर से टेम्परेचर निकलता है, बैरोमीटर से प्रेशर निकलता है, वो भी आ गया 200। तो हम बोलते हैं कि ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा अब इसका मतलब आपको। तो ये मतलब होता है राउल्स लॉ को फॉलो करने का। तो ये पहला पॉइंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सेकेंड वाली चीज अगर आप समझ लिए तो आपके बाकी के पॉइंट्स भी इसी से एक्सप्लेन हो जाते हैं। पहला क्या था, राउल्स लॉ फॉलो करते हैं, दूसरा है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। क्या मतलब हुआ इसका, जो लिखा है वही मतलब है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं कहीं पर भी, चाहे वो सॉल्यूशन के हों, चाहे वो सॉल्यूट के या सॉल्वेंट के हों, हर एक पार्टिकल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। 9th में पढ़ते थे हम वॉन्डरवॉल फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे सॉल्यूट हमने किसको माना है, सॉल्यूट हमने माना है बी, और सॉल्वेंट हमने माना है क्या, ए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है एक लिक्विड ए और एक है लिक्विड बी, है ना। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट आपको पता है कौन क्या है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। और ये दोनों को मिक्स करके आपने क्या बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया ए बी, ये सॉल्यूशन है। तो होता क्या है, लिक्विड ए में कौन से पार्टिकल होंगे, ए, तो उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। बी में किसके पार्टिकल होंगे, बी के, तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे कौन है, ए और बी दोनों आ गए, तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में भी आ जाएगी, है कि नहीं। यही तो होता है सब में। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब इसी से है। अब क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें, तो सीधे सीधे एक शब्द में आंसर लिखूंगा, सेम। सेम मतलब सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एफ ओ ए मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट या सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके एक दूसरे के साथ भी होगी। ठीक है, जितनी अच्छी दोस्ती ए की ए के साथ है,
जितनी अच्छी दोस्ती बी की बी के साथ है उतनी ही अच्छी दोस्ती ए और बी की आपस में भी होगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हर जगह बराबर है, ये मतलब है हमारे सेकंड पॉइंट का आइडियल सॉल्यूशंस के केस में। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। अब देखो इसी से एक्सप्लेन हो जाएगी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग मतलब मिक्स करने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज जो होता है, बदलाव आ रहा है कि नहीं, उसको बोलते हैं हम चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज क्या होता है, चेंज का सिंबल होता है डेल्टा और वॉल्यूम क्या होता है V, है ना, और मिक्सिंग पे हो रही है तो ऐसे मिक्स लिख दिया हमने। इसकी बात हो रही है कि कोई चेंज वॉल्यूम में आएगा कि नहीं आएगा मिक्स करने पे। मतलब आप पहले तो ये चीज़ सोचो कि ये प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, यही अपने आप में एक अचरज वाली बात है। मतलब जैसे आपके पास एक लिक्विड है, मान लीजिए जो आपने A लिक्विड लिया है कितना 10 ml और B लिक्विड आपको कितना मिला है 20 ml। अब मैंने आपसे पूछा बताओ जब मैं इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ आपस में, इसको उठा के इसमें डाल दे रहा हूँ, तो अब फाइनल वॉल्यूम क्या होगी मिक्सचर की? तो आप क्या बोलोगे, अरे सर ये क्या ऐसे सिंपल सा कॉमन सेंस है भाई, ये 10 ml है, ये 20 ml है, तो 30 ml नहीं हो जाएगा? ऑब्वियस ही बात है भाई, हर कोई इंसान पहले तो यही बोलेगा ना कि मेरे पे कोई चीज़ 10 ml है 20 ml है तो मिक्स करो तो 30 ही तो होगी। बट ऐसा यहाँ हो ज़रूरी नहीं है, यही सोचो इंटरेस्टिंग बात है अपने आप में। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 10 और 20 जोड़ा और जब बाद में वॉल्यूम देखने गए तो पता चला 50 ml हो गई, बढ़ गई, ये तो बेनिफिट हो गया। या ऐसा हो सकता है कि 10 ही रह जाए, अरे कहाँ चली गई बाकी की, है ना, 20 कहाँ चली गई, तो कम ज़्यादा होती हैं वॉल्यूम। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। यहाँ क्या होगा, आइडियल है, आइडियल का मतलब जैसा आप सोचोगे वैसा बिहेव करेंगे। आप क्या लगता है 10 और 20 मिक्स होने पे क्या आपके ऐसा हिसाब से होना चाहिए 30, बस उतना ही आएगी फाइनल। मतलब सीधे सीधे हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, कोई चेंज नहीं आएगा वॉल्यूम को, मतलब चीज़ों को मिक्स करने पे उनकी वॉल्यूम में। इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर कि जो आपकी वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स होगी, कंपोनेंट्स क्या है हमारे A और B, उनकी जो वॉल्यूम होगी वही बराबर आएगी किसके, फाइनल वॉल्यूम के, जो कि किसकी वॉल्यूम होती है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर या सॉल्यूशन, दोनों बराबर आएंगी। मतलब A की वॉल्यूम जैसे पहले 10 थी, B की 20 थी, तो टोटल कितनी आएगी 30, है ना। जैसे A की थी 10 ml, B की थी 20 ml, तो A और B मतलब सॉल्यूशन की कितनी आएगी 10 + 20 यानी 30, तो बराबर आएगी वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया? अच्छा कोई चेंज नहीं आएगा मतलब डेल्टा भी मिक्स क्या हुआ यहाँ पर, सीधे सीधे कोई भी चीज़ का चेंज कैसे निकलता है, 11th में पढ़ते होगे थर्मोडायनामिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज ऐसे ही निकलता है हमेशा, तो पहले क्या थी और बाद में क्या थी। तो फाइनल मतलब सॉल्यूशन की, ये फाइनल है कितनी है 30, और इनिशियल पहले कितनी थी कंपोनेंट्स की 10 + 20, इसको करो सॉल्व, कितना आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। यानी सीधे सीधे चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इज 0, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। अच्छा आपसे कोई पूछ दे कारण, कारण बताओ, बिना कारण के तो कुछ भी नहीं बोल सकते, तो कारण है इसका ये, मैंने बोला सेकंड पॉइंट से ही बाकी पॉइंट एक्सप्लेन हो जाएंगे। कारण है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में जितनी है उतनी ही ए और बी के बीच में है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जैसे ये एक पार्टिकल है और ये एक पार्टिकल है, तो दोनों आपस में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या डिसाइड करती है उनके बीच की दूरी, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी तो पास होंगे, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगी तो बहुत दूर दूर होंगे, है कि नहीं। आपकी जिससे बनती है
आप उसके क्लोज रहोगे ना, जिससे आपकी पटती नहीं है उससे आप एकदम मुंह बना के निकल जाओगे, अरे निकल यहाँ से, कोई मतलब नहीं तेरे से, दूर होगी, है ना। अब यहाँ क्या हो रहा है, बराबर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितनी यहाँ पर है जितनी वहाँ पर है वही वहाँ पर है, मतलब जितनी दूरी ए के बीच में है उतनी ही दूरी बी के बीच में है, और उतनी ही दूरी ए और बी के बीच में है। अब दूरी से क्या पता चलती है, दूरी से आती है वॉल्यूम। भाई अगर दो पार्टिकल एक दूसरे से दूर होंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी ना ओवरऑल, पास होंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, है कि नहीं, सीधी सी बात है, ये तो कॉमन सेंस है ना। तो यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिमिलर है, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सिमिलर बिटवीन पार्टिकल्स, हेंस distance between them is also similar। अब डिस्टेंस बराबर होगी तो वॉल्यूम भी सेम ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट, तीसरी प्रॉपर्टी जो याद रखनी है, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अगले पॉइंट पे चलते हैं, बस एक और है। वैसे तो टोटल है आपके 1 2 3 हो गया, 4 6 पॉइंट है टोटल, है ना, पर मेन जो आपके 4 ही हैं जो हमको ध्यान से समझने हैं। पहला राउल्ट्स लॉ था, दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तीसरा चेंज। नेक्स्ट आता है चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, H, तो हम इसकी बात कर रहे हैं डेल्टा H मिक्सिंग की। सबसे पहले तो एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी हम बोलते हैं हीट या एनर्जी चेंज को, जो भी एनर्जी में या हीट मतलब क्या होती है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। ये आपके 11th में था थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी। तो जब भी किसी रिएक्शन में हीट में कोई चेंज आता है, हीट चेंज के बेसिस पे आपको पता है ना, एक्सोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, तो उसको हम डेल्टा H मिक्सिंग से निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, कोई चेंज इन एंथैल्पी होगी मिक्सिंग में, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, डेल्टा H मिक्स डिपेंड किस पे करता है, या एंथैल्पी बात करें एंथैल्पी के बारे में, ये तो निकलेगा, एंथैल्पी डिपेंड किस पे करती है, तो एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लो भाई फिर वही चीज आ गई, हीट चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी में कोई बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये डिपेंड करता है अगेन पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अब क्या मतलब है इस चीज का, देखो क्या हो रहा था, ए नाम का एक कंपोनेंट था, वो बी नाम के कंपोनेंट से, मतलब ए नाम का कंपोनेंट बी नाम के कंपोनेंट से रिएक्ट होके ए बी नाम का कंपोनेंट बना रहा था। यही हो रहा है ना सॉल्यूशन में, यही तो होता है। तो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं और ये बना रहे हैं। अब देखो ये कोई मान लीजिए रिएक्शन है, एक तरह से रिएक्शन की तरह इसको एज्यूम कर लो, आपकी रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट है आपका। तो होता क्या है, किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, पहले क्या होगा, देखो ए और बी को आपस में अगर बॉन्ड बनाने हैं, ये मान लीजिए बॉन्ड ही तो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट, केमिकल बॉन्ड। तो पहले जो इनके बीच का बॉन्ड है वो उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा कि नहीं आपको, भाई आपको बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा तब ना तो वो बी के साथ जुड़ेगा। सेम बी के बॉन्ड को भी ब्रेक करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, आपको पहले इनके ओरिजिनल बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, जब ओरिजिनल बॉन्ड टूटेंगे तब आपका ये नया बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, आपस में वो तभी जुड़ेंगे ना जब उनके पुराने बॉन्ड टूटेंगे। अब ये बहुत बेसिक सी केमिस्ट्री है, आपकी 11th में हमने बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड्स में, कि जब कभी भी बॉन्ड तोड़ने रहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड कब बनते हैं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में। तो अगर हमें कोई बॉन्ड तोड़ना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी उन्हें, एनर्जी मिलेगी तो फिर वो वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। बनाना है बॉन्ड तो उल्टा एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है कि नहीं, यही फंडा चलता है। तो बॉन्ड अभी क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं बॉन्ड, तो यहां मतलब हमारी एनर्जी क्या हो रही होगी, अब्जॉर्ब,
या हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब, ताकि बॉन्ड तोड़ सके। और यहाँ क्या हो रही होगी, यहाँ हो रही होगी उल्टा एनर्जी रिलीज। क्यों? क्योंकि यहाँ बॉन्ड बनाना है हमें। बॉन्ड बनेगा तभी जब एनर्जी रिलीज होगी, है ना। एनर्जी ज़्यादा होगी तो दो पार्टिकल जुड़ेंगे कैसे आपस में, तो इधर उधर घूमने निकल जाएंगे, है कि नहीं। तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है पहले तोड़ने में, एनर्जी रिलीज होती है बाद में बनने में। अब इसी का डिफरेंस देखना है, ये दोनों में कोई अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एनर्जी अब्जॉर्ब और एनर्जी रिलीज सेम है कि अलग अलग है। ये चीज़ को ही हम बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग। ये कैसे पता करेंगे, किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबके बराबर है, सब में सेम है भाई। ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है किसके, ए और बी के, है ना। तो इसका मतलब जितनी एनर्जी आपको इनके बॉन्ड को तोड़ने में देनी पड़ी, उतनी ही एनर्जी आपके इनके बॉन्ड को बनाने में निकालनी पड़ेगी। समझ में आया? इसकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ, इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है। तो मान लीजिए आपको इनको तोड़ने में कितनी एनर्जी देनी पड़ी, जैसे मान लो यहाँ 10 जूल, यहाँ 10 जूल, 20 जूल एनर्जी आपको देनी पड़ी इनको तोड़ने में, टोटल 10 10 20। और बनाने में कितनी रिलीज हो रही है, 20। ये चीज है यहाँ पर, ये चीज देखने को मिलती है किसमें, इन आइडियल सॉल्यूशन में, क्योंकि बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम ही है, तो जितने तोड़ने में लगी उतनी ही निकालने में लगेगी। यानी सीधी सीधी भाषा में इनका डेल्टा एच मिक्स भी क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, ये कैसे निकलता है, चेंज इन एंथैल्पी, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, H2 माइनस H1 ऐसे ही तो निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। अब रिलीज वाली भी सेम है, एब्जॉर्ब वाली भी सेम है, तो जीरो नहीं आ जाएगा आंसर। क्लियर है? तो डेल्टा एच मिक्सिंग भी आइडियल सॉल्यूशंस में जीरो ही होती है। तो मैंने बोला था 4 प्रॉपर्टी हैं जो आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये 4 प्रॉपर्टी ही हैं जो आइडियल को नॉन आइडियल से अलग करती हैं और कुछ नहीं है। 5वीं और 6वीं प्रॉपर्टी भी है, वो हमको पढ़ने के लिए पढ़ लेना है, पर इसमें इतना टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये आइडियल हो या नॉन आइडियल हो दोनों में सेम रहती है। क्या है? चेंज इन एंट्रोपी ऑन मिक्सिंग। एंट्रोपी क्या होता है, एस, इसकी बात हो रही है। एंट्रोपी आपने पढ़ी होगी 11th में, क्या होती है, एंट्रोपी होती है डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, मतलब हौच पौच हो जाना किसी चीज का, रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस हो जाना, उसको एंट्रोपी बोलते हैं। जैसे कि जब तक क्लास में टीचर ना एंटर करे, बच्चे क्या होते हैं, कोई इधर वाला उधर बैठा है, एक बेंच पे 4 लोग बैठे हैं, कोई टिफिन खा रहा है, कोई बातें कर रहा है ना, कोई चौक फेंक रहा है, तो ये क्या है, एंट्रोपी है किसी एक क्लासरूम की। टीचर आते ही सब एकदम अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो एंट्रोपी में कोई चेंज आएगा कि नहीं, तो देखो एंट्रोपी ये एक लॉ भी है थर्मोडायनेमिक्स की, आई थिंक 3rd या लॉ है शायद से। एंट्रोपी हमेशा हमेशा क्या होती है, इंक्रीज ही होती है। अगर आप कोई भी दो चीज़ें आपस में मिक्स कर रहे हो, वो चाहे आइडियल हो नॉन आइडियल हो, भीड़ कैसी भी हो, भीड़ भीड़ ही होती है ना। लोग कितने कैसे भी शब्द वो हो, पर एक जगह इकट्ठा होंगे तो भीड़ तो बढ़ेगी ना, एंट्रोपी तो बढ़ेगी। तो चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये जीरो से ज़्यादा ही आएगा। ठीक है? और लास्ट होती है चेंज इन गिब्स एनर्जी। पहले इसको गिब्स फ्री एनर्जी बोलते थे, पर अब फ्री वर्ड ड्रॉप कर दिया है, गिब्स एनर्जी ऑन मिक्सिंग। जी होता था इसका सिंबल, ये सब 11th की टर्म है थर्मोडायनेमिक्स की। ये हमेशा लेस देन जीरो आएगा, यानी नेगेटिव। ठीक है? ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। गिब्स एनर्जी क्या होती थी? गिब्स एनर्जी से हम ये पता करते थे कि कोई भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी कैसी है। मतलब स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि उसकी होने की क्षमता, मतलब कितनी आसानी से कोई चीज़ हो जा रही है, वो गिब्स एनर्जी से हमें पता लग जाता था। कोई रिएक्शन हमने कराई, कितनी ईजिली हो गई, वो ये बताती थी। तो 11th में पढ़ाया जाता था कि कोई भी स्पॉन्टेनियस हो, है ना, कोई भी रिएक्शन अपने से हो रही हो, तो उसकी गिब्स एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है। और आइडियल सॉल्यूशन तो आइडियल हैं, तो ये तो पहली फुर्सत में बनेंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, है ना, अच्छे हैं ये तो
तो इनमें हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो ये नॉन आइडियल में भी नेगेटिव ही होता है। क्यों? नॉन आइडियल में भी क्या होगा, वहां पर भी सॉल्यूट सॉल्वेंट मिक्स करोगे ही ना आप। सॉल्यूट ऐसे तो नहीं बोल देगा कि जाओ मुझे मिक्स ही नहीं होना सॉल्वेंट के साथ, मैं नहीं होता जा, ऐसा तो नहीं होगा। आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो मिक्स तो होंगे ही, है ना। अब उसकी प्रॉपर्टी बाद में चेंज आए वो अलग बात है, पर ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो ये 2 पॉइंट दोनों में सेम रहते हैं। तो इसको आप कर लेंगे नोट डाउन। ये होती हैं हमारी सारी प्रॉपर्टीज आइडियल सॉल्यूशंस की। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो उसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट्स। चलिए, हो गया। तो आइडियल अच्छे से कर लो आप, नॉन आइडियल फिर आपको इजी लगेगा। अगर एक अच्छे से कर लो ना तो दूसरा आसान में। नॉन आइडियल में क्या होगा, इसका उल्टा है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन आइडियल में। अच्छा, अब क्या नेक्स्ट? हाँ, एग्जाम्पल्स और देख लो, ये भी पूछ लिए जाते हैं पेपर में। गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस, या एमसीक्यू में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है इथेनॉल प्लस मीथेनॉल। ये आपके एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नया नहीं है। इथेनॉल C2H5OH, मीथेनॉल CH3OH, ठीक है। नेक्स्ट क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। ये आप पढ़ोगे, ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो अल्केन, उसमें आएंगे। ये होता है C2H5Cl, ये होता है C2H5Br, ठीक है। इथेनॉल प्लस मीथेनॉल, और क्या हो गया, क्लोरोइथेन प्लस ब्रोमोइथेन। एन-हेक्सेन प्लस एन-हेप्टेन। हेक्सेन का मतलब, एन मतलब किसको बोलते हैं, अल्केन्स को। हेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला अल्केन, हेप्टेन मतलब 8 कार्बन वाला। हेप्ट क्या होता है, हेप्ट होता है सॉरी 7, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, ये 7। तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ठीक है। और भी हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ये भी लिख लो, बेंजीन प्लस टॉलिन। बेंजीन क्या होता है, C6H6। टॉलिन क्या होता है, बेंजीन में से ही एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह CH3 लगा दो, तो उसको हम बोलते हैं टॉलिन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही C2H4Br2, C2H4Cl2, ये भी लिखा है C2H4Br2, C2H4Cl2। डाइब्रोमोइथेन, डाइक्लोरोइथेन, ये दो आपके, ये भी एग्जाम्पल्स में है आइडियल सॉल्यूशंस की। तो इन्हें और आप नोट कर लेंगे, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखना है, अब देखो आइडियल सॉल्यूशंस के बेसिक सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं अच्छे से। अब जो एक चीज आने वाली है, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आइडियल का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ कोई भी दो चीज के बीच में बनता है ना, दो चीजें तो चाहिए उसके लिए। तो ये क्या ग्राफ बना रहे हैं, किस चीज का ग्राफ है, ये है ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, P वर्सेस X, इसका ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आप बुक में देखना, उसमें भी ग्राफ बने हैं, नॉन आइडियल के लिए भी बने हैं, आइडियल के लिए भी बने हैं। इनको थोड़ा समझना जरूरी है आपको, कैसे बने हैं ग्राफ, क्योंकि थोड़े अलग टाइप के हैं, अजीब से लगते हैं देखने में, नॉर्मल ग्राफ की तरह नहीं है। तो देखो ग्राफ नॉर्मली कोई भी चीज के बीच में बनता कैसे है, एक वाई एक्सेस होती है और एक एक्स एक्सेस होती है, ये तो अपन जानते ही हैं ऑलरेडी। वाई एक्सेस होती है और एक्स एक्सेस होती है। वाई एक्सेस पे हम ले लेंगे वेपर प्रेशर, ठीक है, वाई एक्सेस पे हम ले लेंगे वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सेस पे हम क्या ले लेंगे, मोल फ्रैक्शन। यहां ले लेंगे मोल फ्रैक्शन, यहां आ जाएगा वेपर प्रेशर।
अब देखो यहाँ पर जो चीज़ है जो अलग है, जो बाकी ग्राफों से इसको अलग करती है, वो क्या चीज़ है, ये मोल फ्रैक्शन दोबारा क्यों लिख दिया मैंने, बाकी ग्राफों से जो चीज़ यहाँ पर अलग करती है इस ग्राफ को, वो ये है कि जैसे ये ग्राफ किसके लिए दे रहे हैं हम, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, किसी एक कंपोनेंट का देंगे ना, एक ग्राफ है तो किसी एक कंपोनेंट का ही आ पाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए आपने ए का दे दिया वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ, अब आपको बी का भी देना है, सॉल्यूट का भी देना पड़ेगा, सॉल्वेंट का भी देना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है। तो एक ही में आपको ए और बी दोनों के दिखाने हैं डेटा। अब ये कैसे पॉसिबल है, एक में दो का कैसे दिखा देंगे, दोनों का सेम तो हो, ज़रूरी तो है नहीं, अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए करते क्या है, एक तरफ एक कंपोनेंट का, दूसरी तरफ ग्राफ बनाते हैं दूसरे का, मतलब एक्स एक्सिस तो कॉमन ही रहेगी, वाई एक्सिस एक तरफ हम बी की ले लेते हैं, ये मान लीजिए यहाँ बी की है, और एक तरफ हम ए की ले लेंगे, मतलब यहाँ एक और मैं यहाँ वाई एक्सिस बना देता हूँ, तो ये ए की हो गई। तो ऐसे मैंने एक ही में दो ग्राफ बनाऊंगा मैं। अब चलो समझते हैं कैसे बनेगा। तो नीचे में हमने लिया है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं बी से, यहां इस तरफ मैंने सिर्फ इसका बनाना है बी का, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट, ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी चीज का। तो मान लीजिए यहां पर हम सिर्फ बी देखने वाले हैं, तो यहां पर मान लीजिए सिर्फ आपका प्योरली कौन है, लिक्विड बी ही प्रेजेंट है, मतलब ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे आपके पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है और वो है बी। ऐसे ही मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमारे पास सिर्फ एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, वो है लिक्विड ए, या सॉल्यूट बोल लो, सॉल्वेंट बोल लो। तो इधर सिर्फ बी है, उधर सिर्फ ए है। अच्छा, यहां सिर्फ बी है तो बी के ही मोल फ्रैक्शन होंगे सारे के सारे, ए का तो कुछ नहीं होगा यहाँ। भाई ए प्लस बी के मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, 1 होता है, दोनों को ऐड करो तो 1 आंसर आना चाहिए। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ सिर्फ बी है, यहाँ ए का नामो निशान ही नहीं है, तो सिर्फ मोल फ्रैक्शन बी के ही होंगे, ए का क्या होगा, 0 यहाँ। अब जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो अब बी में ए ऐड होता जा रहा है, ए ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, मतलब बी का अमाउंट कम होता जाएगा, ए का बढ़ता जाएगा। वो पॉइंट जैसे यहाँ पर सिर्फ बी है, वैसे ही वहां पर सिर्फ कौन है, ए है। जैसे यहाँ पर मैंने क्या बोला था, सिर्फ बी है तो बी के मोल फ्रैक्शन 1 थे, यहाँ सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन 1 होंगे और बी के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, है कि नहीं। ये चीज समझ में आ गई, इधर सिर्फ एक कंपोनेंट है, उधर सिर्फ एक कंपोनेंट है। अब आप देखो, पहले बी की बात करते हैं, बी का समझ गए तो ए का भी अपने आप समझ में आ जाएगा। बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, और वहां बी के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, 0। मतलब यहां से यहां अगर मैं चाहूं एक्स एक्सिस में, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं, यहां लिख दे रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक्स एक्सिस में जाऊं तो क्या हो रहा है, बी के मोल फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, यहां 1 है वहां 0 है, मतलब जैसे यहां 1 है पॉइंट, तो 1 के बाद क्या होगा, यहाँ 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 3, 2, 1 और 0.0 यानी कि 0। यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पर बी के मोल फ्रैक्शन घट रहे हैं कि नहीं घट रहे, यहां से यहां जाने पे बी के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि वहां सिर्फ ए ही है, यहां बी है। अब राउल्ट्स लॉ आपको पता है क्या होती है, बी कंपोनेंट के लिए राउल्ट्स लॉ की इक्वेशन क्या थी, याद है, यही तो थी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बे पी नॉट बी एक्स बी, है ना। इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है आपको कि पी बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स बी के। मतलब अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा कि नहीं घटेगा, अगर एक्स बी डिक्रीज हो रहा है तो पी बी भी डिक्रीज होगा। अब मान लीजिए पहले बी का वेपर प्रेशर ये था, पहले वेपर प्रेशर को क्या बोलेंगे, पी नॉट बी, क्योंकि सिर्फ बी है ना यहाँ पे, तो ए तो है ही नहीं, पी नॉट बी। अब जैसे जैसे इसमें ए ऐड होते जा रहा है तो इसका जो पी बी यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता जाएगा, वो भी डिक्रीज होता जाएगा। जब एक्स भी घट रहा है तो पी बी भी क्या होगा, घटेगा। यानी कि पहले वेपर प्रेशर अगर बी का ये था, अब जो भी वैल्यू हो ये था मान लो, तो वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज होने का मतलब ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ में आ गई, डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये आपका इस तरह से ग्राफ हमको बनाना है बी का। सिंपल राउल्ट्स लॉ फॉलो करी है और कुछ नहीं है।
एक्स भी डिक्रीज हो रहा था लेफ्ट से राइट जाने पर, तो पी बी भी डिक्रीज होगा। तो ये बन गया बी का ग्राफ। ठीक है, क्या है ये स्लोप जो है ये क्या शो कर रहा है, ये बी का वेपर प्रेशर बता रहा है, ये जो कि कैसे आता है पी नॉट बी एक्स पी। तो ये राउल्ट्स लॉ की पहली इक्वेशन हो गई। सेम अब इधर आ जाओ, अब ए के लिए देख लो, यहां सिर्फ कौन है, प्योर लिक्विड है, मतलब सिर्फ ए के मोल फ्रैक्शन है, बी के बिल्कुल नहीं है, जीरो है। अब जैसे यहां लेफ्ट टू राइट देखा था, यहां कैसे देखोगे, राइट टू लेफ्ट, यहां देखोगे राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट जाने पर देखो यहां ए के मोल फ्रैक्शन 1 है और वहां कितने हैं, 0, मतलब राइट टू लेफ्ट, सॉरी उल्टा होगा, अब राइट टू लेफ्ट जाने पर ए के मोल फ्रैक्शन में गिरावट आ रही है कि नहीं आ रही है, भाई यहीं से देख लो ना, कॉमन सेंस है, यहाँ 1 है, अब इधर जाते जाओगे तो क्या होगा, 1 है तो 1 से डिक्रीज होगा ना, तभी तो 0 हो रहा है वहां। मतलब राइट टू लेफ्ट देखने पर ए के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज हो रहे हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट देखने पर बी के डिक्रीज हो रहे थे, राइट टू लेफ्ट देखने पे ए के डिक्रीज हो रहे हैं। अब जैसे बी के लिए इक्वेशन थी वैसे ही ए के लिए होगी कि नहीं, सेम इक्वेशन ए के लिए होती है, यानी पी ए क्या होता है, एक्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब एक्स से घटेगा तो पी ए भी तो घटेगा, जैसे वहां हो रहा था। मतलब मान लीजिए ये था अगर पी ए, ये था आपका पहले वेपर प्रेशर, पहले को क्या बोलते हैं, पी नॉट है, प्योर वेपर प्रेशर। अब वो भी घटेगा, पहले इतना था उतना ज्यादा था, तो अब घटेगा तो घटते घटते नीचे आएगा। तो ये आपका बन गया ग्राफ ए के लिए, तो ये बनता है बी के लिए, वो बनता है ए के लिए। समझ में आ गया, इस तरह से हमको दोनों ग्राफ बनाने रहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एक इक्वेशन और थी, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये वाली किसकी है, पी बी इज इक्वल टू, सॉरी ये ए की है, ये वाला स्लोप ए के वेपर प्रेशर को बता रहा है, जो कि ऐसे निकलता है। अब एक इक्वेशन और थी, याद है कौन सी थी, टोटल वाली। तो वो कैसे आएगी, वो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों को जोड़ दो, दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो तो ये टोटल दिखा देगा आपको, ये आपका टोटल होगा दोनों का मिक्स। तो इस तरह से आप देखना, आपकी बुक में भी ऐसे ही ग्राफ बना होगा, है ना, बॉक्स शेप में बनता है, ऐसे ही बनता है, एक्स जैसा दिखता है दूर से। तो ये इस तरह से इसको बनाते हैं, समझना जरूरी था इस ग्राफ को, क्योंकि रटने से आपको कोई फायदा होगा नहीं, है ना, बना के आ जाओगे, कल को इस पर कोई केस स्टडी क्वेश्चन आ गया, है ना, तो रीजनिंग वाला आ गया, तो फिर आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये। तो ये चीज़ है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, अभी आपको एकदम बराबर बराबर लग रहे होंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि प्योर वेपर प्रेशर सेम हो दोनों कंपोनेंट का, हो सकता है एक का 50 हो उसका 100 हो, तो ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये और ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है शेप, पर मोर और लेस ऐसे ही बनेगा आपको जो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हमारा खत्म हो गया आज का टॉपिक, आइडियल सॉल्यूशंस। समझ में आ गई बात। तो आइडियल सॉल्यूशंस हो गए क्लियर, खत्म हो गए, ग्राफ एग्जाम्पल सब हो गया। अब हमको पढ़ना है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में, तो वो अपन एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है चीज़ें पढ़ने के लिए, है सिंपल ही, ये जो पढ़ा आपने इसका उल्टा हो जाएगा वहाँ। मतलब नॉन आइडियल राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं उन्हें। क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी, नहीं, अलग अलग हो सकती है। क्या वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा मिक्सिंग में, बिल्कुल आएगा, क्योंकि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही अलग है तो किसी में दूरी कम होगी किसी में ज़्यादा होगी। क्या चेंज इन एंथैल्पी आएगी मिक्सिंग में, बिल्कुल आएगी, क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है। किसी के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, कहीं पे बॉन्ड जो बन रहे होंगे वो वीक बन रहे होंगे तो फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करानी पड़ेगी, वो भी आएगा। बाकी के 2 पॉइंट तो पता ही है आपको, सेम ही रहते हैं, डेल्टा एस और डेल्टा जी। तो नॉन आइडियल अपन अगले टर्न पे पढ़ेंगे, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आइडियल को अच्छे से पढ़ लो आप, फिर नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक को। चलिए।